स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS225 में। तो बच्चों, आज आप लोगों के समक्ष हम फिर ला चुके हैं BA फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपका सब्जेक्ट रहा है जियोग्राफी यानी कि भूगोल। आपका पेपर कोड है जो ठीक, और आपका जो सब्जेक्ट नेम है यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी यानी कि मानव भूगोल। ठीक, आपको सॉल्व कराने वाले हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में पूरे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको पूरे क्वेश्चन करना होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? मानव मानव आप भूगोल की परिभाषा दीजिए। ठीक, मानव भूगोल की परिभाषा देना है, पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का। ठीक, तो मानव भूगोल एक प्रकार क्या होता है? मानव भूगोल जो होता है भूगोल की प्रमुख शाखा होता है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक यानी कि प्रेजेंट तक, ठीक, उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का सरल शब्दों में अर्थ मानव एवं उसका प्रकृति पर्यावरण के साथ अंतर संबंध होता है। ठीक, हाँ, एक प्रकार से कहें तो मानव भूगोल के अंतर्गत मानव का पर्यावरण के साथ जिस प्रकार से संबंध रहा है और मानव में पर्यावरण का वह स्थानीय संगठनों का निर्माण किया है और वातावरण की स्थितियों प्रभाव तथा प्रक्रियाओं के परस्पर कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। ठीक, इस तरीके आप मानव भूगोल की डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्राकृतिक वातावरण। ठीक, प्राकृतिक वातावरण एक प्रकार से क्या होता है देखने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक वातावरण क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सांस लेने, पानी पीने, भोजन बनाने और जलवायु नियंत्रण करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। ठीक, प्राकृतिक वातावरण में पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, नदियों, झीलों, वन्य जीवन, समुद्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक, प्राकृतिक वातावरण संतुलित और स्वस्थ रहने से हमारे साथी जीवन के विकास, वन्य जीवन के संरक्षण, जलवायु नियंत्रण, मृदा अपरदन, जल स्रोत और वन विस्तार का समर्थन करते हैं। ठीक, इसके अलावा न्यूनतम अस्थिरता, भूजल बचाव, भूमि की सुरक्षा, बाढ़ से बचाव ऐसे प्राकृतिक विधाओं के खिलाफ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, प्राकृतिक वातावरण जो होते हैं। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन सेक्शन ए का, वातावरण समायोजन। ठीक, वातावरण समायोजन क्या होता है? ठीक, तो वातावरण समायोजन क्या होता है? एक प्रकार से मानव भूगोल में मानव की केंद्रीय स्थिति मानकर धरातल के परिवर्तनशील स्वरूप को का ही अध्ययन एवं व्याख्या किया गया है। ठीक, अंततः विभिन्न प्राकृतिक वातावरण के तत्व भी मनुष्य के क्रियाओं को प्रभावित करते रहे हैं। ठीक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के द्वारा प्रभावित होने के साथ साथ मनुष्य अपनी वृद्धि, कौशल एवं तकनीकी ज्ञान के आधार पर इन कारकों के साथ अनुकूलन करता रहा है तथा कठिन परिस्थितियों अपने जीवन निर्वाह के अनुसार रूपांतरित करने की चेष्टा करता रहा है। ठीक, ये इस अनुकूलन एवं रूपांतरण की प्रक्रिया को ही वातावरण संयोजन कहा जाता है। ठीक, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जनसंख्या समस्या। ठीक, जनसंख्या समस्याएं क्या है? एक प्रकार से तो जनसंख्या समस्या एक प्रकार से क्या होती है? भारत बहुत विशाल देश है। ठीक, यह आदि के बाद से कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे जनसंख्या की समस्या, दहेज प्रथा, आतंकवाद की समस्या, रोजगार की समस्या आज। लेकिन इस सब समस्याओं के बीच भारत में बढ़ती आबादी की समस्या बहुत गंभीर है। यह भारत की सबसे मुख्य समस्या है। चीन के भारत एक प्रकार से कहें तो आने वाले समय में दूसरा सबसे आबादी वाला देश हो जाएगा। ठीक, यह हमारे प्रगति की राह ठीक में बाधक बन गया है। ठीक, यह हमारी योजनाओं की असफलताओं को कारण भी बन गया है। तो इसके जो कारण एक प्रकार से निरक्षरता और अंधविश्वास है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, शिक्षा की कमी और बाल विवाह, ये सभी होते हैं जो जनसंख्या की समस्याओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जनसंख्या का स्थानांतरण। ठीक, जनसंख्या का स्थानांतरण देख लेते हैं। तो क्या होता है, जनसंख्या स्थानांतरण से अभिप्राय होता है कि किसी जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करने से होता है। जब किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या एक विशाल मात्रा में किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवास करती है तो उसी को ही हम जनसंख्या स्थानांतरण एक प्रकार से कहते हैं। ठीक, जनसंख्या स्थानांतरण के जो अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या स्थानांतरण का मुख्य कारण रोजगार होता है। रोजगार की तलाश में लोग बड़ी मात्रा में ऐसे क्षेत्रों में निकल जाते हैं जहां उन्हें रोजगार एक प्रकार से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। इस तरीके आप जनसंख्या स्थानांतरण के बारे में लिख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक प्रकार से कहें तो छठा, जनाधिक्य। जनाधिक्य क्या होता है, ठीक जानने का प्रयास करेंगे। जनाधिक्य क्या होता है, जब संसाधनों के अधिकतम और समुचित उपयोग के पश्चात भी जीवन स्तर एक प्रकार से निम्न रहता है तो जनाधिक्य जो होता है वास्तविक होता है। ऐसे देशों में जब सर्वाधिक प्रगति तथा आर्थिक विकास होने लगती है, जो संख्या अतिरिक्त जनाधिक्य की दशा समाप्त होकर अनुकूलतम स्थिति को प्राप्त होने लगती है तो उसे एक प्रकार से हम जनाधिक्य का रूप देते हैं। ठीक, इस तरह आप जनाधिक्य के बारे में लिख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, अधिवास। ठीक, अधिवास का अर्थ। ठीक, तो अधिवास का एक प्रकार से कहें तो संक्षिप्त भाषा में जो होता है, अधिवास का अर्थ होता है मनुष्य की 3 प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। अधिवास का एक प्रकार से जो होती है, अधिवास का मतलब होता है एक प्रकार से रहने की जगह जहां पर लोग निवास करते हैं, एक प्रकार से एकत्रित होकर रहने लगे, वही आपका जो होता है अधिवास होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है होमोसेपियन। होमोसेपियन क्या होता है एक प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे। तो होमोसेपियन एक प्रकार से क्या होता है, मनुष्य को ही होमोसेपियन कहा जाता है। आधुनिक मनुष्य प्राइमेट की सबसे आम और व्यापक प्रजाति है और जीन्स होमो की अंतिम जीवित प्रजाति है। वह महान वानर जिनकी विशेषताओं उनके बाल रहित होना, 2 पैरों पर चलना और उच्च बुद्धिमत्ता हो। ठीक, मनुष्यों के पास बड़े मस्तिष्क होते हैं जो अधिक उन्नत संज्ञात्मक कौशल प्रदान करते हैं, जो उनके विभिन्न वातावरणों में पनपने और अनुकूलन करने, अत्यधिक जटिल उपकरणों विकसित करने और जटिल सामाजिक संरचनाओं और सभ्यताओं का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ठीक, इस तरीके आप होमोसेपियंस मानव के बारे में लिख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तर भारत में मकानों के प्रकारों का वर्णन करना। ठीक, उत्तर भारत में मकानों के प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक, तो भारत में एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, निर्माण सामग्री, वास्तुशास्त्र के नियमों तथा लोगों की लाइफ स्टाइल और उनकी आर्थिक स्थितियों के आधार पर मकानों के कई प्रकार बनाए जाते हैं। ठीक, भारत में घरों के आर्किटेक्चर की शैली भी अलग अलग होती है जो नए जमाने के ट्रेड, संस्कृतियों और उभरती जरूरतों के लिए विकसित हुई है। ठीक, जैसे हो गए आपके मकान एक प्रकार से बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आपका एक मकान हो गया अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में क्या होता है, ऐसे घरों को फ्लैट या अपार्टमेंट कहा जाता है जो कई घरों वाली एक बड़ी इमारतों का हिस्सा होता है। इनमें आरामदायक तरीके से जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद होती हैं। ठीक, तो दूसरा हमारा है स्टूडियो रूम। स्टूडियो रूम क्या होता है, रूम किचन को संक्षेप में आरके कहा जाता है और इसे स्टूडियो अपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के घर ज़्यादातर मेट्रो शहरों में देखे जाते हैं। ठीक, आपका तीसरा है पेंट हाउस। पेंट हाउस क्या है, किसी प्रीमियम इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर बनाए गए लग्जरी घर को पेंट हाउस कहते हैं। ठीक, फिर आपका है एक बंगला। किसको कहा जाता है, बंगले की श्रेणी में आने वाले घरों में आमतौर पर एक बड़ा बरामदा होता है जो इनकी छत नीची होती है। ऐसे घर एक मंजिल या 1.5 मंजिला होते हैं। ठीक, फिर आपका पांचवा है विला। विला किसे कहते हैं, विला भी भारत में पाए जाने वाले घरों का एक प्रकार होता है। इस तरह के लग्जरी घरों में आधुनिक सुख सुविधाओं की सभी चीजें मौजूद होती है। आमतौर पर विला का आकार काफी बड़ा होता है।
ठीक, इस तरीके के मकान के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो एकत्रीकरण क्या होता है एक प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे। एकत्रीकरण क्या है, एक एकत्रीकरण जो होता है एक संग्रह होता है, यह चीज़ों को एक साथ एकत्रित यानी कि इकट्ठा करता है। उसका बेशुमार है कार्ड जो संग्रह विभिन्न प्रकार के कार्डों के एकत्रीकरण को प्रतिनिधित्व कर सकता है। एकत्रीकरण लैटिन विज्ञापन से आया है जिसका अर्थ होता है और गिरे, ठीक, जिसका अर्थ है झुंड। इसलिए इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले शाब्दिक अर्थ में झुंड या झुंड के लिए ज़्यादातर किया जाता है। ठीक, इस तरीके आप एकत्रीकरण के बारे में लिख सकते हैं। फिर आपका सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में आपको टोटल 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक, यहाँ पर देखो आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक उत्तर आपको 200 शब्दों में देने हैं। ठीक, तो इसमें से देखते हो जो आपका इम्पोर्टेंट वही आपको सॉल्व कराएंगे, केवल 5 प्रश्न। तो आपका इसमें आता है दूसरा क्या है, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र का वर्णन करें। ठीक, तो मानव भूगोल क्या होता है एक प्रकार से, मानव जो भूगोल की प्रमुख शाखा होती है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहु अनुमोदित परिभाषा है। मानव एवं उसका प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन का अध्ययन। मानव भूगोल के पृथ्वी तल पर मानवीय तत्वों के स्थानिक वितरणों का अध्ययन, विभिन्न प्रदेशों के मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरण समायोजन योजनों को स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, मानव भूगोल का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय देशों, पूर्ववर्ती सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के विश्वविद्यालयों में इनके अध्ययन में आधिकारिक रुचि ली जा रही है। पिछले लगभग 40 वर्षों में मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का वैज्ञानिक विकास हुआ और संसार के विभिन्न क्षेत्रों में भी वहीं की समस्याएं की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए संसाधन योजना में इनके ज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, रेड जेल के अनुसार, रेड जेल जो वैज्ञानिक थे उसके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होता है, जो कि स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ठीक, एलटी गठन के अनुसार मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों तथा मानवीय गुणों को भौगोलिक वातावरण के संबंधों की प्रकृति एवं उसके विवरण का अध्ययन है। ठीक, मानव भूगोल पृथ्वी की सतहों और मानव समुदायों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह 3 संघटकों से निकटतम रूप से जुड़ा होता है। पहला आपका है मानवीय जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण और दूसरा है आपका मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच के संबंधों का पारिस्थितिक भूगोल। ठीक, और आपका तीसरा है विश्लेषण और प्रादेशिक, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण में पहली दोनों विषय वस्तुओं को जोड़ता है। ठीक, मानव भूगोल की कई उपशाखाएं हैं, जैसे आपकी हो गए मानव विज्ञान भूगोल। ठीक, मानव विज्ञान भूगोल में क्या है, यह बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है। ठीक, और आपका दूसरा हो गया सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल क्या होता है, यह मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संगठनों और प्रभावों की चर्चा करता है। ठीक, और आपका तीसरा हो गया आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में क्या होता है, यह स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति को वितरण का अध्ययन करता है। ठीक, और आपका चौथा है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में क्या होता है, यह स्थानिक संदर्भ में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रदेशों के उद्भव व रूपांतरण की व्याख्या करना होता है। ठीक, फिर आपका अगला है ऐतिहासिक भूगोल। भूगोल परिघटनाओं का स्थानिक व कालिक अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, फिर आपका अगला है सामाजिक भूगोल। ठीक, जिसमें होता है यह वह स्थान जहाँ की सामाजिक परिघटनाओं का विश्लेषण करता है। निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन सामाजिक भूगोल के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। तो इस तरीके के आपके जो हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र जो हैं इस तरह हैं। ठीक, इस तरीके आप देख सकते हैं। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है इनके देखने का प्रयास करें दोस्तों। ये भी क्वेश्चन थोड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लेंगे। मानव भूगोल के विकास पर एक निबंध लिखिए, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक, अपने हिसाब से इसको आप पढ़ लेंगे।
और इसको भी आप पढ़ लेंगे। चौथा जो है निश्चयवाद की संकल्पना को स्पष्ट करना है। ठीक, हम आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5वां इसमें है, ठीक, सेक्शन बी में पार्थिव एकता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक, पार्थिव एकता के बारे में जानेंगे। तो पार्थिव एकता एक प्रकार से क्या होता है, प्रत्येक तत्व में एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक, प्रत्येक भौगोलिक कार्य का स्वतंत्र एक पृथक अस्तित्व संभव है। भौगोलिक कार्य एक दूसरे से प्रभावित होता रहा है तथा स्वयं भी अन्य तत्वों के सम्मिलित प्रभाव के कारण, ठीक, किसी विशेष क्षेत्र का वास्तविक भूदृश्य विकसित होता है। मानव भूगोल के तत्वों का विकास किसी न किसी कारक और अंतर संबंधों का ही परिणाम होता है। ठीक, मानव भूगोल में अन्य कारकों को नियंत्रित यूं प्रभावित किया जाता है मानो किसी भी भौगोलिक कारक का विश्लेषण करते समय उन कारकों का अवश्य अध्ययन करता है। ठीक, अवश्य अध्ययन करता है जो उसे प्रभावित करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जाति के रहन सहन तथा जीवन व खान पान और उसकी वेशभूषा तथा सामाजिक व्यवस्था आदि उसकी भौगोलिक दिशाओं को प्रभावित करता है। उसी मनुष्य अपने विवेक और तकनीकी के आधार पर भौगोलिक कार्य को प्रभावित करता है। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार के मत दिए हैं। जैसे कि आपका हो गया रेड जेल के अनुसार क्या है, मानव भूगोल की दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित है। ठीक, और केवल उसी के द्वारा समझाया जा सकता है। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित है और वहाँ वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। ठीक, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। फिर आपका है जो है एक प्रकार से कहें तो अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व में जनसंख्या वितरण का वर्णन कीजिए। ठीक, विश्व में जनसंख्या वितरण का वर्णन करना है। ठीक, तो आपको इसको जानने का प्रयास करेंगे विश्व के जनसंख्या के बारे में। तो विश्व में जनसंख्या वितरण पैटर्न किसी भी क्षेत्र की जनसंख्याकीय विशेषताओं द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ठीक, जनसंख्या वितरण और घनत्व पैटर्न हमें जो है एक प्रकार से किसी भी क्षेत्र जनसंख्याकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का तात्पर्य यह है कि लोग पृथ्वी की सतह पर कैसे वितरित हैं। विश्व का लगभग 10% भूभाग विश्व की 90% जनसंख्या का निवास स्थान हो गया है। ठीक, दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश में, ठीक, वैश्विक आबादी का लगभग 60% हिस्सा रहता है। इन देशों में 6 एशिया में से एक है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक विशेष समय अवधि में निवासियों की संख्या में परिवर्तन से है। यह बदलाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। ठीक, इसे या तो पूर्ण संख्या में या फिर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण संकेतक हो गया है। ठीक, तो इसके जो घनत्व एक प्रकार से यह आमतौर पर लोगों की कुल संख्या और भूमि के आकार का अनुपात है। जनसंख्या मुद्रास्फीति के पैटर्न के समझने के लिए जनसंख्या के घनत्व की गणना करना महत्वपूर्ण है। ठीक, जनसंख्या घनत्व की गणना एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या का उपयोग करके की जाती है। ठीक, फिर जान लेते हैं जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। एक प्रकार से कैसे होते हैं, जनसंख्या वितरण विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है, जिनमें से कुछ भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक अधिक कार्य करते हैं। ठीक, यहाँ कुछ आर्थिक और भौगोलिक कारकों का उल्लेख किया गया है। ठीक, जैसे कि हो गए जलवायु, भौगोलिक कारक हो गए जलवायु क्या, मानव निवास चरम जलवायु जो बहुत गर्म या ठंडे, ठीक, उनको संभाल नहीं सकता है।
इसलिए ऐसे क्षेत्रों में बहुत कम आबादी पाई जाती है। लोग आरामदायक जलवायु, कम मौसमी बदलाव, मुख्य वातावरण वाले क्षेत्रों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं और उन्हें पसंद करते हैं वहाँ रहना। ठीक, उदाहरण के लिए प्रारंभिक काल के इतिहासकार अपनी सुखद जलवायु और सहायक मौसम के कारण भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में निवास करते थे। ठीक, मिट्टी, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए उपजाऊ मिट्टी आवश्यक होती है। दूसरा आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है? खनिज। आर्थिक कारण में पहला आपका खनिज आता है। तो उद्योग बड़े पैमाने पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बड़े खनिज भंडार होते थे। ठीक, इससे अधिक रोजगार उत्पन्न होते थे। रोजगार की तलाश में कुशल और अर्धकुशल श्रमिक इन क्षेत्रों में निवास करते थे। इससे ऐसे क्षेत्रों की जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता था। अफ्रीका में कंडगा, जामिया, तांबे की बेल्ट अपने प्रचुर खनिज संसाधनों के लिए इस कारण प्रसिद्ध है। ठीक, इस तरीके आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन जो है आपका जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बी का, प्रारंभिक कृषि पर एक निबंध लिखिए। ठीक, तो प्रारंभिक कृषि पर एक निबंध लिखना है। प्रारंभिक कृषि एक प्रकार से क्या होता है जानने का प्रयास करेंगे। कृषि जो है हमारी एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। यह देश में हजारों सालों से मौजूद है। पिछले कुछ वर्षों में यह विकसित हुआ है कि नई तकनीकों और उपकरणों के उपयोग ने खेती के लगभग सभी पारंपरिक तकनीकों को बदल दिया है। इसके अलावा भारत में अभी भी कुछ छोटे किसान जो कृषि के पुराने पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास आधुनिक तरीकों का उपयोग करने के लिए संसाधनों की कमी है। इनके अलावा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसने न केवल अपनी बल्कि देश के अन्य क्षेत्र के विकास में भी योगदान दिया है। ठीक, आपका पहला जो है इसमें एक प्रकार से कृषि क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास। ठीक, तो भारत काफी हद तक कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इसके अलावा भारत में कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसके अलावा सरकार इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि पूरा देश भोजन के लिए इस पर निर्भर है। हजारों वर्षों से हम कृषि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह लंबे समय तक अविकसित रही। इसके अलावा आज़ादी के बाद हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से खाद्यान्न आयात करते हैं, लेकिन हरित क्रांति के बाद हम आत्मनिर्भर हो गए। अपना अधिशेष दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा पहले हम खाद्यान्न की खेती के लिए पूरी तरह से मानसून पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब हमने बांधों, नहरों, ट्यूबवेलों और पंप सेटों का भी निर्माण कर लिया है। इसके अलावा अब हमारे पास बेहतर किस्म उर्वरक, कीटनाशक और बीज हैं, जो हमें पुराने समय में पैदा होने वाले बीजों की तुलना में अधिक अनाज उगाने में मदद करते हैं। ठीक, फिर दूसरा आपका है कृषि का महत्व। तो कृषि का महत्व क्या है? हम जो भोजन का खाते हैं, ठीक, वह कृषि गतिविधियों और भारतीय किसानों की देन है, जो अपना पसीना बहाकर हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र देश की सकल घरेलू उत्पाद, ठीक, और राष्ट्रीय आय में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। साथ ही इसके लिए बड़ी श्रम शक्ति और कुल कार्यरत लोगों की लगभग 80% कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कृषि क्षेत्र न केवल प्रत्यक्ष रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी कर्मचारियों को रोजगार देता है। इसके अलावा कृषि हमारे कुल निर्यात का लगभग 70% हिस्सा है। मुख्य निर्यात वस्तुएं चाय, कपास, कपड़ा, तंबाकू, चीनी, जूट उत्पाद, मसाले, चावल और अन्य कई वस्तुएं इससे प्राप्त होती हैं। ठीक, फिर कृषि के नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? हालांकि कृषि अर्थव्यवस्था और लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। ये प्रभाव इस क्षेत्र में शामिल लोगों के साथ साथ पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हैं। वनों की कटाई कृषि का पहला नकारात्मक प्रभाव है। ठीक, क्योंकि कई जंगलों को काटकर उन्हें कृषि भूमि में बदल दिया गया है। इसके अलावा सिंचाई के लिए नदी के पानी के उपयोग से कई छोटी नदियां और तालाब सूख जाते हैं, जिसमें प्राकृतिक आवास में बाधा आती है।
इसके अलावा अधिकांश रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भूमि के साथ साथ आसपास के जल निकायों को भी दूषित करते हैं। अंततः इससे ऊपरी मिट्टी का ह्रास जो है भूजल प्रदूषित करता है। ठीक ठीक, इस तरीके के आप प्रारंभिक कृषि के बारे में लिख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से 9वां। ठीक, विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण। ठीक, सेक्शन बी का एक प्रकार से 5वां और यहाँ पर 9वां। ठीक, तो क्या है विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण? एक ही प्रजाति के सदस्य माने जाने के लिए जीवों को संभोग और प्रजनन करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक, और उनकी संतानों को इन क्रियाओं को दोहराने में सक्षम होना चाहिए। प्रजातियों का नाम द्विपद यानी कि दो नामों की एक प्रणाली का उपयोग करके जीनस, प्रजाति, विशेषण या लेबल का उपयोग करके रखा जाता है। ठीक, जीनस प्रजाति विश्लेषण टाइप करते समय जीनस और प्रजाति दोनों को इटैलिकाइज करके जीनस के पहले अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक, जीवों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है या फिर कैसे नाम दिया जाता है, वर्णित किया जाता है, समान विशेषताओं के आधार पर समूहीकृत किया जाता है। इसका अध्ययन वर्गीकरण कहलाता है एक प्रकार से। ठीक, अब तक पृथ्वी ग्रह की एक बहुत विशिष्ट विशेषता है। ठीक, जो इसे अन्य सभी ज्ञात ग्रहों से अलग करती है, यह जीवन से आच्छादित है। ठीक, हम इंसानों को चीज़ों को वर्गीकृत करना बहुत उपयोगी लगता है, लेकिन यह जटिलता को समझने की एक संज्ञात्मक ढांचा बनाने में मदद करता है। भले ही वह ढांचा अपूर्ण हो, हम वर्गीकृत करने के अपने आंकलन में हमेशा 100% सही नहीं होते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया में यह निरंतर सुधार करने वाली प्रक्रिया है। वर्गीकरण का क्षेत्र यह जीव का वर्गीकरण पृथ्वी पर मौजूद और विलुप्त दोनों तरह के जीवन की विशाल शैली जैव विविधता को सर्वोत्तम रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास करता है। ठीक, पहला आपका जो है वर्गीकरण एक प्रकार से प्रजातियों का, पहला आपका डोमेन। तो डोमेन एक प्रकार से क्या होता है, यूरोकिया, आर्किया या फिर बैक्टीरिया 3 कोशिका प्रकार हैं जो सभी जीवन को परिभाषित करते हैं। यह सबसे व्यापक श्रेणी यानी कि मनुष्य यूरोकियों के भीतर होता है। ठीक, फिर आपका दूसरा साम्राज्य। साम्राज्य क्या है, पशु, पौधे, कवक और प्रोटिस्ट सभी यूरोपीय डोमेन के भीतर साम्राज्य के उदाहरण हैं। मनुष्य पशु साम्राज्य के भीतर होता है, सदस्य होता है। ठीक, फिर आपका तीसरा फाइलम। फाइलम क्या है, कार्डेटा उदाहरण के लिए पशु साम्राज्य के भीतर फाइलम जिसमें हम संबंधित हैं। फिर आपका चौथा वर्ग है, फिर आपका 5वां आदेश, फिर आपका 6ठा है परिवार, फिर आपका 7वां है जीनस, फिर आपका 8वां जो प्रजाति है। ठीक, इस तरीके की आपकी जो है इसके प्रकार है वर्गीकरण। ठीक, बच्चों हम अगला सेक्शन देखते हैं। सेक्शन नंबर आपका है सी। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही आपको सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं। पहला आपका जो है, ठीक, मानव अधिवास के मुख्य प्रकारों का वर्णन करना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट महत्व हो सकता है, तो इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो मानव अधिवास क्या होता है एक प्रकार से, तो मानव अधिवास या बस्तियों से अभिप्राय जो मानव द्वारा एक प्रकार से सचेत उस रचना से है जो उसके रहने अथवा काम करने या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई है। ठीक, यह अधिवास मानव के सांस्कृतिक वातावरण के एक अभिन्न अंग होते हैं जिनके निर्माण में उसे अपनी भौतिक परिस्थिति की आवश्यक एवं अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़ते हैं। ठीक, मानव अधिवास निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका ग्रामीण अधिवास। ठीक, पहला आपका जो हो गया ग्रामीण अधिवास और आपका जो दूसरा हो गया शहरी अधिवास। ठीक, तो पहला हम जान लेते हैं एक प्रकार से ग्रामीण अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास क्या होता है एक प्रकार से, यह मुख्यतः वह मानव एक प्रकार से बसाव है। ठीक, जहाँ पर सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। ठीक, आदिवासी समाज में मुखिया बस्ती स्थल का चुनाव करता है।
और अपनी मान्यता के अनुसार अधिवास की रचना करता है, जबकि सभ्य समाज की मान्यताएं उससे भिन्न हैं। ठीक, यही कारण है कि ग्रामीण और नगरीय अधिवास की रचना कुछ भिन्न प्रकार से की जाती है, लेकिन इसमें बसाव की प्रक्रिया एक स्वाभाविक ढंग से संपादित होता है। ठीक, फिर आता है ग्रामीण अधिवास की जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ग्रामीण अधिवास होते हैं एक प्रकार से, बहुत प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया गुच्छित, संहत एवं केंद्रीय। ठीक, आपका दूसरा है अगुच्छित अथवा विखंडित पूर्वण, और आपके तीसरे परिशिक्षित। तो इसमें देख लीजिए, पहला आपका गुच्छित, संगत एवं केंद्रीय। गुच्छित संगत बस्तियां उन क्षेत्रों में मिलती हैं जहां मनुष्य सामाजिक दृष्टि से अपने पूरे समाज के लिए मिलकर रहना पसंद करती हैं। ठीक, गुच्छित बस्तियां एक प्रकार से मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, ठीक, राजस्थान, ठीक, ऐसे प्रदेशों में ज़्यादातर मिलती हैं। गांव के घर मिट्टी के दीवारों से बने होते हैं। इन गांव का प्रमुख कार्य कृषि, ऊंची भूमि के निकट कुआं खोदना इत्यादि होता है। ठीक, फिर आच्छादित, आच्छादित अथवा विखंडित भूमि भी होती है। आच्छादित अथवा विखंडित अधिवास में मकान दूर दूर बने होते हैं। ठीक, जिनका पारस्परिक संबंध कच्ची सड़कों या फिर पगडंडियों से होती है। ठीक, बिखरी बस्तियों में सामान्यतः बहुत ही कम लोग बिखरे हुए गांव में रहते हैं। ठीक, अग्रगुच्छित बस्तियां मुख्यतः गंगा, घाघरा, दोआब, बलिया के पश्चिम में और सरयू पर मैदान में देहरादून की घाटी से होती हुई जाकर मिलती। ठीक, इसलिए आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा हम देख लेते हैं। इसमें इसका जो है दूसरा एक प्रकार से, तो शहरी अधिवास भी एक प्रकार से देख लेते हैं। शहरी अधिवास में क्या होता है एक प्रकार से, तो शहरी अधिवास भी एक प्रकार से बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आपका कस्बा हो गया, तो 5000 की जनसंख्या वाली बस्ती को कस्बा कहते हैं। ठीक, यहाँ जन सुविधाएं नागरिक ग्रामीणों से अधिक होती है। प्रायः कस्बे को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक, फिर आपका दूसरा हो गया नगर। नगर क्या होता है, कस्बे से बड़ी बस्ती को नगर कहते हैं। जनसंख्या 1000 या फिर इससे अधिक होती है। इसमें कस्बों से अधिक सुविधाएं होती है। नगरों का मुख्य व्यवसाय व्यापार उद्योग होता है। इसमें आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक गतिविधियां देखी जाती हैं। ठीक, और आपका तीसरा है महानगर। तो महानगर क्या होता है, महानगर नगरों से भी बड़े होते हैं और यहाँ की जनसंख्या प्रायः 10 लाख के लगभग होती है। इनमें वाणिज्यिक, औद्योगिक, राजनीतिक या फिर यातायात, प्रशासनिक, सांस्कृतिक गतिविधियों अधिक पाई जाती हैं। ठीक, उदाहरण जैसे दिल्ली हो गई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, इलाहाबाद, हैदराबाद इत्यादि ऐसे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो विराटनगर। विराटनगर क्या होता है एक प्रकार से, यह सन्नगर की भांति विकसित होते हैं। ठीक, जब ये एक महानगर, ठीक, या फिर सन्नगर अधिक विकसित होकर आसपास के नगरों को भी अपने अंदर सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे विराटनगर कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके का आप लिख सकते हैं। ठीक, मानव अधिवास के मुख्य प्रकार। ठीक, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, सेक्शन बी का संथाल। संथाल अथवा थारू के जीवन पर विवेचना करना है। चाहे आपको संथाली या फिर थारू के बारे में आपको लिखना है, लेकिन आपको दोनों बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, देख लेते हैं। तो आपका जो संथाल होता है, संथाल क्या होता है, संथाल झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति होती है जो मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल एवं पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद एवं गिरिडीह जिलों में निवास करती है। इसकी कुछ आबादी बिहार राज्य के बांगलपुर, पूर्णिया, सरसा एवं मुंगेर प्रमंडल में पाई जाती है। ठीक, संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं असम राज्यों में भी वास करती है। इस जनजाति को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के सर्वोच्च क्षेत्र में लंबे आश्रय तक रहने के कारण या फिर संयुक्त
रहने के कारण काफ़ी दिनों से निवास कर रही है। ठीक, इसकी जनसंख्या की अगर बात करें तो संथाल झारखंड की सबसे आबादी वाली अनुसूचित जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 27,54,737 पुरुष, ठीक, तथा आपका 1,37,11,668 महिला। ठीक, तो झारखंड की कुल जनजाति आबादी का लगभग 3186% है। ठीक, संथाल जो होता है एक प्रकार से झारखंड की सबसे आबादी वाला देश है। ठीक, प्रजातीय तत्व की दृष्टि से संथाल जनजाति का कद रंग काला या फिर गहरा भूरा, कपाल दीर्घ, बाल काले व फिर सीधे परंतु कभी घुघराले, नाक मध्याकर तथा जड़ से दबी सी आंखें मध्य आकार की तथा काली मुंह बड़ी होठ वाली होती है। शरीर पर बालों की संख्या नग्न तथा दाढ़ी विरल होते हैं। ठीक, हिटर संथाल जनजाति को प्रजातीय वर्गीकरण को कहा जाता है। ठीक, तो इनका वास स्थान जो था एक प्रकार से संथाल जनजाति गांव में प्रायः दूसरी जनजातियों का तथा जातियों के साथ निवास करती हैं। इसके गांव का आकार छोटा होता है, जिसमें प्रायः 10 से 50 विभिन्न गोत्र के संथाल परिवार निवास करते हैं। ठीक, इसके मकान लंबी कतारों में बने होते हैं। ठीक, मकान प्रायः मिट्टी से निर्मित होते हैं, जिस पर फूस या फिर खपड़ेल की छावनी की गई होती है। ठीक, इसके मकान चारों तरफ प्रायः एक चौड़ा चबूतरा होता है। ठीक, कमरे बांस तथा लकड़ियों में बने मचानुमा छत होते हैं, जिस पर अनाज तथा अन्य सामग्री रखे जाते हैं। ठीक, इनकी जो वेशभूषा यानी कि पोशाक होता है, क्या होता है एक प्रकार से संथाल जनजाति के परंपरागत पोशाक कुपनी, कांचा, पंजी, पारहांड, हांडड़ी, पाटका इत्यादि आधुनिक पोशाकों से विस्थापित होता है। इन दिनों संथाल पुरुष धोती कुर्ता के साथ पैंट शर्ट भी पहनते हैं। संथाल महिलाओं साड़ी, पेटीकोट एवं ब्लाउज के साथ साट ब्रेसियर भी पहनने लगती हैं। ठीक, पैर तथा गले में गोंदना चिन्ह भी देखने को मिलते हैं, किंतु गोंदना का रिवाज अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। संथाल युवती एवं महिलाएं प्रायतः शंख, कांसे, पीतल, तांबे तथा चांदी से निर्मित विभूषण आभूषण भी पहनती। ठीक, यंत्र इसमें क्या होता था? वाद्य यंत्र। संथाल संगीत व नृत्य के बड़े ही प्रेमी होते थे। बंसी, ढोल, नगाड़े, केंद्रा या फिर वायलिन इत्यादि इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। विवाह तथा अन्य उत्सवों पर वे संगीत एवं नृत्य में विभोर हो जाते हैं। ठीक, फिर इनका जो सामाजिक जीवन कैसा होता था? संथाल जनजाति की लगभग 90% आबादी गांव में निवास करती है। इस जनजाति के परिवार का स्वरूप विस्तृत शाखात्मक, वंशीय तथा स्थानीय है। पैतृक संपत्ति पर पहला अधिकार पुत्रों का, तब फिर अविवाहित पुत्रियों का, ठीक, तब पट्टीदारों का। इसके बीच एकाकी तथा संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। ठीक, कन्या जब तक अविवाहित होती थी उनके पिता की संपत्ति मानी जाती थी। ठीक, इनका जो जन्म संस्कार था कैसा होता था? संथाल जनजाति में परवश के समय घर या पड़ोस की बुजुर्ग महिलाएं प्रायः दाई के रूप में कार्य करती थी। नवजात शिशु का नाल तीर के नुकीले हिस्से से काटे जाते थे। ठीक, फिर इनका विवाह कैसे होता था? विवाह परिवार की आधारशिला होती है। ठीक, जिसके आधार पर समाज की निरंतरता कायम रहती है। विवाह के अंतर्गत धार्मिक, कानूनी एवं सामाजिक स्वीकृति सन्निहित होती है, जो यौन एवं आर्थिक उत्तरदायित्व के निर्वहन का अधिकार प्रदान करती है। ठीक, झारखंड की संथाल जनजाति एक अंतर विवाहित जनजाति है, जिसके बीच समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। संथाल जनजाति में एक विवाह की एक प्रथा विचलित है। ठीक, इस तरह आप लिख सकते हैं संथाल के बारे में। फिर इसमें से जो आपका दूसरा है, फिलहाल इसमें से आपको एक लिखना है, लेकिन हम दूसरा भी बता रहे हैं। दूसरा क्या है? एक प्रकार से
थारू बताना है, थारू क्या होता है एक प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे। तो थारू एक प्रकार से क्या किसे कहते हैं, थारू जनजाति होता है जो एक प्रकार से इसका जो उद्देश्य होता है, एक बार पर्यटकों तो थारू जनजाति को प्राकृतिक निवास स्थान जैसे जंगलों से एकत्रित घास से बनी पारंपरिक झोपड़ियों आदि में रहने का अनुभव प्रदान करना होता है। ठीक, थारू समुदाय शिवालिक एवं निम्न हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बीच तराई क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तराई उत्तर भारत और नेपाल के बीच हिमालय की निचली श्रेणियों के समानांतर स्थित क्षेत्र है। थारू समुदाय के लोग भारत और नेपाल दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारतीय तराई क्षेत्र में ये अधिकांशतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं। ठीक, अनुसूचित जनजाति क्या होती थी, थारू समुदाय को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक, इनकी आजीविका जो थी, रोजी रोटी क्या कहती थी, एक समुदाय के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए वनों पर आश्रित रहते थे। हालांकि समुदाय के कुछ लोग कृषि पर भी निर्भर रहते थे। ठीक, इनकी संस्कृति इनकी कैसी थी, इस समुदाय के लोग थारू भाषा यानी कि हिंदी आर्य उपसमूह की एक भाषा की अलग अलग बोलियां और हिंदी, उर्दू व फिर अवधी भाषा के विभिन्न रूपों संस्करणों का प्रयोग बोलचाल के लिए करते थे। ठीक, थारू समुदाय के लोग भगवान शिव को महादेव के रूप में पूजा करते थे और उन्हें अपने उपनाम की उनकी मान्यता थी कि नारायण धूप, बारिश और फसल की प्रदाता है। ठीक, इस तरीके का उत्तर भारत के हिंदू रीति रिवाजों की अपेक्षा थारू समुदाय की महिलाओं को संपत्ति में ज़्यादा मजबूत अधिकार प्राप्त है। थारू समुदाय के मानक पकवानों में दो प्रमुख बगिया या फिर ढिकरी या फिर घोंघी। बगिया ढिकरी चावल के आटे का उबला हुआ एक पकवान होता है। ठीक, जिसे चटनी या सालन के साथ खाया जाता है। वहीं घोंघी एक खाद्य घोंघा है। ठीक, जिसे धनिया, मिर्च, लहसुन और प्याज से बने सालन में पकाया जाता है। ठीक, अनुसूचित जनजाति संविधान एक प्रकार से अनुसूचित जनजाति की सूची राज्य एवं के सभी प्रदेश से संबंधित होती है। ऐसे में एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जाता है। एक समुदाय को दूसरे राज्य में भी यह दर्जा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ठीक, इस तरीके का आप थारू के जीवन पद्धति के बारे में देख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।